कविता मुंबई के इस 7वें अंक में मैं प्रशांत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम कविता पाठ एवं वक्तव्य का है और आज हमारे जो मेहमान कवि हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। आज योगेंद्र कृष्णा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कवि एवं लेखक हैं पटना से। और सुल्तान अकबर खान साहब हैं। आप भी कवि और लेखक हैं, लेकिन आप उर्दू में लिखते हैं। आप भी पटना से ही हैं। योगेंद्र कृष्णा जी आजकल ज्यादातर मुंबई में रहते हैं। ये एक बात बताऊं, पिछले कई सालों से मुंबई में ही ज्यादा निवास है, तो एक तरह से मुंबई के ही हो गए। और आप दोनों के कविता पाठ के बाद वक्तव्य के लिए आज हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है आदरणीय उमाशंकर सिंह परमार जी ने। आप बांदा से हैं, कवि एवं आलोचक हैं। मैं सबसे पहले सुल्तान खान साहब को बुलाना चाहूंगा कविता पाठ के लिए, उनका परिचय करा दूं। आपका पेन नेम रोशन रोमानी है। इसको तखल्लुस कहेंगे ना, पेन नेम को? जी जी जी। और आप जैसा कि मैंने बताया पटना से हैं। जेएनयू से आपने उर्दू में पीएचडी किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और फाइन आर्ट्स में आप ग्रेजुएट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और मास मीडिया में आपने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। और फिलहाल आप पटना यूनिवर्सिटी के एक मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के। जी जी, B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी उसका नाम है, उसके कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं। और एक लंबा अरसा आपने टीचिंग के पहले रामोजी राव फिल्म सिटी जो कि हैदराबाद में है वहां पर गुजारा है। बहुत सारे काम आपने वहां पे किए हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों के लिए, कंसेप्ट डिजाइनिंग, कंटेंट मैनेजर, एडिटिंग, इवेंट कोऑर्डिनेशन। और इस तरह के बहुत सारे जो फिल्म मेकिंग के इदारे होते हैं उसमें आपने काम किया है। और रामोजी राव के अलावा कुछ दूसरी टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनियों के साथ भी आप रहे। जहाँ तक साहित्यिक उपलब्धियों की बात है, आपकी बहुत सी किताबें हैं। मैं कुछ यहाँ बताऊं तुम्हारे लिए। ये एक शेरी मजमुआ है जिसे कविता संग्रह हम लोग कहते हैं, और एक कहानी संग्रह है जिसे अफसानवी मजमुआ कहा जाएगा उर्दू में। आतंकवादी उसका नाम है। जरा इबलाग की तहरीरें, ये आपकी किताब है। और इसका जो कंटेंट है वो एक तरह से मेरा ख्याल है गाइड बुक है, मीडिया के लिए कैसे लिखें। और एक और किताब आपकी है आलोचना की, जिसको तनकीद कहते हैं उर्दू में, कदीम उर्दू शायरी में औरत का तस्वुर। और एक और किताब आपकी है अदब की इमरानियत, हिंदी तर्जुमा इसका होगा साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका। ये किताब असल में आपने हिंदी से उर्दू में अनुवाद किया है। और ये किताब मैनेजर पांडे साहब की है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे। और इंग्लिश नॉवेल पटना ब्लूज का आपने उर्दू तर्जुमा किया है। तो सुल्तान खान साहब, ये जरा शहरों के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी। जैसे कोलकाता पे सिटी ऑफ जॉय है जो कि बहुत फेमस किताब रही है डोमिनिक लेपियरे की। बनारस पे बहुत सी किताबें हैं जिसमें सिटी ऑफ लाइट जो है बहुत मशहूर रही। बॉम्बे पे बॉम्बे ब्लूज नाम की किताब रही जी तनुजा देसाई की। अब ये पटना ब्लूज मुझे तो पता नहीं था। जरा बताएं कि आप ये किताब का मजमून क्या है और आपने इसको अनुवाद के लिए क्यों चुना, पटना ब्लूज? जी, तो मैं बताना चाहता हूँ, अनुवाद के लिए मैंने चुना नहीं, वो मेरी मजबूरी थी। क्योंकि उस वक्त मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं बेड पर था, बेड रिडन था। तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं अपने कुछ दोस्तों से कह रहा था कि कुछ लिखने पढ़ने का काम दे दो जो मैं लेटे बैठे कर सकता हूँ बिस्तर पे। एक्चुअली कंटेंट के बारे में आपसे पूछा था, संक्षेप में आधे मिनट में थोड़ा कंटेंट के बारे में बताइएगा। इसकी कंटेंट कहानी, उसमें हाँ जी। जो आपने बनारस की बात की या बॉम्बे ब्लूज की बात की, वैसा कुछ नहीं है। 90s के दशक में बिहार का जो पॉलिटिकल कल्चर था,
उसमें पल रहे जो बच्चे थे, मतलब उस कहानी का सार ये है कि राइटर जो खुद एक लड़का है, वो जवानी की दहलीज पर है, ग्रेजुएशन कर रहा है और वो चाहता है कि वो आईएएस बने, मगर वो बन नहीं पाता। कई अटेम्प्ट देता है, बन नहीं पाता। उसी बीच में उसकी जो है लव स्टोरी भी चलती है, फिर जो है थोड़ी कहानी फिल्मी हो जाती है, और बिहार के हवाले से उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बिहार की मानसिकता, रहन सहन और उस वक्त जो बिहार में रोड्स की कंडीशन थी या पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी, सब चीजें उसमें कहीं कहीं आ गई हैं, लेकिन बिहार का उसमें उस तरह से कुछ नहीं है। वो पूरी कहानी फिल्मी है। ठीक है, तो अच्छी बात है। सुल्तान साहब, अब अपना कविता पाठ शुरू करें। जी, तो मैं एक गजल पहले पढ़ रहा हूँ। जिसने सांसों में तुम्हें रोज उतारा होगा, जिसने सांसों में तुम्हें रोज उतारा होगा, उसके चेहरे पे लिखा नाम तुम्हारा होगा। मैं गलत सोच रहा था कि बिछड़कर मुझसे, मैं गलत सोच रहा था कि बिछड़कर मुझसे तुमने आंखों में कोई चांद उतारा होगा। बहुत खूब। आंख नम थी कि नहीं मुझको खबर ये भी नहीं, आंख नम थी कि नहीं मुझको खबर ये भी नहीं, गैर की बात पे जब खुद को संवारा होगा। दर्द की रात यूं ही आज नहीं रोती है, दर्द की रात यूं ही आज नहीं रोती है, उसने रो रो के तुम्हें रोज पुकारा होगा। नब्ज़े हस्ती भी तुम ही और तुम ही हो धड़कन, तुम नहीं हो तो कहो कैसे गुजारा होगा। क्या बात। उसके सीने की जलन आज समझता हूँ मैं, शहर दिल जीत के जो शख्स भी हारा होगा। मैं यही सोच के उस राह गया रोशन, ये मक्ते का शेर है जिसमें तखल्लुस है। मैं यही सोच के उस राह गया रोशन, उसकी आंखों में कोई खास इशारा होगा। ये नज्म हो गई, ये गजल हो गया, और ये आपको नज्म कुछ सुना दूं मैं। हाँ, शर्ते वफा। अगर ये शर्ते वफा करो तुम कि मुझसे यूं ही वफा करो तुम, तो इस जहां की ये सब खुदाई तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अगर ये शर्ते वफा करो तुम कि मुझसे यूं ही वफा करो तुम, तो इस जहां की ये सब खुदाई तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। यही तो सदियों से कह रही है ज़बान आदम हसीन दिल से, अगर यही मैं तुम्हें भी कह दूं तो ये मोहब्बत तो वो ना होगी कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। यही सबब है यार मेरे, करार दिल के प्यार मेरे, बिछा सका ना कदम में तेरे, चांद तारों की एक महफिल तुम्हारे तुम्हारे गैसों में, इसलिए तो गुलाब कोई न टांक पाया। यही सबब है कसम व वादे, कसम निभाने की सारी शर्तें रिवायतों की असीर हैं जो, उन्हें अभी भी जहन ने मेरे कबूल अब तक नहीं किया है। तुम ही बताओ कि किस तरह मैं जताऊं तुमसे ये प्यार अपना। ये हो गया। अब मैं कुछ हाँ, वो एक आपको मैं एक गजल और सुनाता हूँ। ये जश्न सितम दर्द की बारात कहाँ तक, ये जश्न सितम दर्द की बारात कहाँ तक, देखेगी से हर चश्मे रवां रात कहाँ तक। किस किस से कहें राज तेरी बात मसीहा, किस किस से कहें राज तेरी बात मसीहा, होती है शबो रोज मगर बात कहाँ तक। जो लफ्ज कभी होठ ने चूमे ही नहीं थे, जो लफ्ज कभी होठ ने चूमे ही नहीं थे,
हर शहर में फैली है वही बात कहाँ तक। जो लफ्ज कभी होठ ने चूमे ही नहीं थे, हर लफ्ज हर शहर में फैली है वही बात कहाँ तक। दो चार घड़ी और फकत दर्द ये आंसू, खूंखार मिजारात ये बरसात कहाँ तक। जंजीर कफस राह के हर मोड़ पे रखो, देखें कि तेरी जात मेरी जात कहाँ तक। और मक्ते का शेर है कि ढाने दो अभी वक्त को कसरे दिले रोशन, रोकेगा मुझे वक्त ये हालात कहाँ तक। बहुत शानदार। और जो मेरे ड्यूटी पे एक शेर लगा हुआ है वो गजल सुन लीजिए। रोशन रोशन चेहरे वाले सूरज चांद सितारे लोग, रोशन रोशन चेहरे वाले सूरज चांद सितारे लोग, पल भर में खो जाते हैं कैसे कैसे प्यारे लोग। तुम भी सोचो हम भी सोचें, बच्चे आखिर पूछेंगे। तुम भी सोचो हम भी सोचें, बच्चे आखिर पूछेंगे, कैसे मिट्टी खा जाती है हंसते गाते सारे लोग। कैसे मिट्टी खा जाती है हंसते गाते सारे लोग। ख्वाहिश का एक नन्हा दरिया पार नहीं कर पाए हम, ख्वाहिश का एक नन्हा दरिया पार नहीं कर पाए हम। खास तवज्जो चाहूंगा, ख्वाहिश का एक नन्हा दरिया पार नहीं कर पाए हम, कैसे साथ लिए फिरते हैं ख्वाहिश के अंगारे लोग। कैसे साथ लिए फिरते हैं ख्वाहिश के अंगारे लोग। किस्सा मेरे घर का पूछो शहरों की दीवारों से, किस्सा मेरे घर का पूछो शहरों की दीवारों से, हम क्या जाने घर की बातें हम ठहरे बंजारे लोग। हम क्या जाने घर की बातें हम ठहरे बंजारे लोग। वो क्या जाने दीन धर्म को राम रामायण गीता को, वो क्या जाने दीन धर्म को राम रामायण गीता को, नंगे सहमे भूखे बच्चे और यही बेचारे लोग। और एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे शायर बनाया। जब तक मैं एक नज्म जो मुझे याद है वो मैं सुना रहा हूँ, जब तक ढूंढता हूँ इसे। लुटा रहा हूँ ये चंद मोती है जिसमें मेरी खुदी भी शामिल, कबूल होकर समेट लो तुम यही तो अपनी असास ठहरी। लुटा रहा हूँ ये चंद मोती है जिसमें मेरी खुदी भी शामिल, कबूल होकर समेट लो तुम यही तो अपनी असास ठहरी। अगर मैं अपना जमीर बेचूं कि ला के दे दूं शराब तुमको, तुम ही बताओ कि क्या करोगी वो लालो गौहर वो चंद सिक्के, कि जिसकी खुशबू न जाने कितनों के आंसुओं में खनकते सिक्कों में बज रहे हैं। किसी का ढलता शबाब उसमें, किसी की इस्मत किसी की गैरत, अदावतों के कई समंदर उसी के अंदर सुलग रहे हैं सिसक रहे हैं। यही सबब है लुटा रहा हूँ ये चंद मोती हकीकतों के, अगर जो चाहो समेट लो तुम यही तो अपनी असास ठहरी। नज़्मों में भी एक प्रवाह होता है। जी, जिस वो जो नज्म ढूंढ रहा था मैं, जिसने मुझे जेएनयू में स्टूडेंट से शायर बना दिया था, वो सुना रहा हूँ। तेरे गांव की कच्ची सड़कों से अब भी, क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूँ तो थोड़ा गांव इसमें आ गया है। तेरे गांव की कच्ची सड़कों से अब भी कई काफिले आते जाते भी होंगे, मगर एक अकेला अकेला मुसाफिर तेरा चैन तुझसे चुराता तो होगा। तुम्हें कुछ ना कुछ याद आता तो होगा, तुम्हें कुछ ना कुछ याद आता तो होगा। कभी खिड़कियों से हवाओं के झोंके तुम्हें चूम कर गीत गाते भी होंगे,
तेरे दिल के अंदर वो बारिश का पानी, कोई आग दिल में लगाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। वो फूलों का गजरा लगाते भी होगे, वो खुशबू में खुद को बसाते भी होगे, मुकाबिल भी होगे किसी आईने के, उसी पल कोई गुदगुदाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। कभी होठ तेरे लरसते भी होंगे कि मिलने को लब से तरसते भी होंगे, कभी होठ तेरे लरसते भी होंगे कि मिलने को लब से तरसते भी होंगे। चलो हम न होंगे कोई और होगा, वो ख्वाहिश किसी को बुलाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। कई ख्वाब आंखों में पलते भी होंगे, वही ख्वाब आंसू में ढलते भी होंगे। कई ख्वाब आंखों में पलते भी होंगे, वही ख्वाब आंसू में ढलते भी होंगे। शिकन दर शिकन एक भीगा सा तकिया, कोई भूली कहानी सुनाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। मेरे बाद भी लोग आते ही होंगे, वो तोहफे तबस्सुम के लाते ही होंगे, मगर हंसते हंसते वो माजी का मंजर तुम्हें अश्के खूनी रुलाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। कलम कागजों पर चलाते भी होगे, मुझे बारहा तुम भुलाते भी होगे, तुम्हें रोकती होंगी दुनिया की रस्में, मुझे खत लिखो दिल में आता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। वही लफ्ज तुमसे जो ना कह सका था, वही गम भी आखिर में ना सह सका था, वही लफ्ज कागज के टुकड़ों पे अब भी कोई लिख लिख के खत को जलाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। वो मिलने और मिलकर बिछड़ने का मौसम, वो सांसों से चेहरे का जलने का मौसम, वो मिलने और मिलकर बिछड़ने का मौसम, वो सांसों से चेहरे के जलने का मौसम, वो मेरा चेहरा आए या ना याद आए, वो नींदें तुम्हारी उड़ाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। दो बंद और हैं। अलग बात हम तुम नहीं मिल सकेंगे, चलो फूल पत्थर में भी खिल सकेंगे, यही सोचकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ, तेरा नाच कोई उठाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। यही सोचता था यही सोचता हूँ, न जाने कि आखिर ये क्या सोचता हूँ, फसाना तुम्हारा यही बोलता है कि तुमसे मेरा कोई नाता तो होगा, तुम्हें कुछ न कुछ याद आता तो होगा। बहुत बढ़िया। ये योगेंद्र सर, हाँ, ज्यादातर आपने प्रेम विषय पे ही लिखा है ऐसा लगता है। नहीं नहीं, मैंने तो इसीलिए पूछा पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम सारा हर तरह के विषय चाहिए और सभी का अपना एक महत्व होता है। नहीं नहीं, अब जैसे देखिए, मैंने लिखा है, हर चंद के तूफान इधर भी है उधर भी, ये इंडो पाक कन्फ्लिक्ट पर मैंने लिखा था कि हर चंद के तूफान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी, अब आओ चलो आज ही सरहद को जला दें, अब आओ चलो आज ही सरहद को जला दें, इंसान परेशान इधर भी है उधर भी, अब चांद कहीं रोए ना बच्चों की तरह से, अब चांद कहीं रोए ना बच्चों की तरह से, इस बात का इम्कान इधर भी है उधर भी, इस बात का इम्कान इधर भी है उधर भी। हम दोष धरें किस पे इल्जाम दे किसको, हम दोष धरें किस पे इल्जाम दे किसको, इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, फतवा है उधर और इधर धर्म की संसद, फतवा है उधर और इधर धर्म की संसद, यूं दर्द का सामान उधर भी है इधर भी, हम लाश को बेचें वो मेरे कफन को, हम लाश को बेचें वो मेरे कफन को, यूं नर्ख पे ईमान इधर भी है उधर भी, नर्ख बोलते हैं सौदे को, हम लाश को बेचें वो मेरे कफन को, यूं नर्ख पे ईमान इधर भी है उधर भी, कह अहले सियासत से एक रोज तो सोचें, कह अहले सियासत से एक रोज तो सोचें,
क्यों रूह ये वीरान इधर है, इधर भी है उधर भी, क्यों रूह ये वीरान इधर भी है उधर भी, दोनों ही तरफ इश्क की दो दो हैं किताबें, दोनों ही तरफ इश्क की दो दो हैं किताबें, गीता हो या कुरान इधर भी है उधर भी, हम तुझसे बिछड़ जाएं तो बस जान ही देंगे, हम तुझसे बिछड़ जाएं तो बस जान ही देंगे, ये अहद ये पैमान इधर भी है उधर भी, राधा हो जुलेखा हो कि मरियम की हो बेटी, राधा हो जुलेखा हो कि मरियम की हो बेटी, मुश्किल में मेरी जान इधर भी है उधर भी, हिंदू है कोई और मुसलमान कोई है, मजलूम तो इंसान इधर भी है उधर भी। और आखिरी शेर मख्ते का, रोती है खुशी रोज इसी बात पे रोशन, रोती है खुशी रोज इसी बात पे रोशन, अब जंग का सामान इधर भी है और उधर भी, बहुत अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। बहुत शानदार, बहुत अच्छी कविताएं रही, अलग अलग रंगों की शायरी आपने सुनाई, नज़में सुनाई और गजलें भी सुनाई। और एक बहुत शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान खान साहब। अब जी मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे दूसरे मेहमान आदरणीय योगेंद्र कृष्णा जी को कविता पाठ के लिए। मैं थोड़ा उनका परिचय दे दूं। मुंगेर बिहार से आप हैं, यानी जन्म स्थान आपका मुंगेर है, 1955 आपका साल है जन्म का। आप अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं और बिहार विधान परिषद में आपने आप पदाधिकारी रहे, यानी सर्विस आपकी रही। और इस समय आप ज्यादातर मुंबई में रहते हैं और स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपकी लेखन की जो उपलब्धियां हैं या जो प्रकाशन हैं वो मैं बताऊं जरा। आप मूल रूप से कवि, कथाकार, अनुवादक हैं, साहित्य कला और फिल्म के समीक्षक हैं। और एक खास बात उल्लेखनीय यह है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में एक समान लिखते हैं। आपकी पहली रचना श्रीपत राय संपादित पत्रिका कहानी में प्रकाशित हुई थी। और पहल, हंस, कथादेश, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, नवनीत, साक्षात्कार, पूर्वग्रह, ये सारी जो अब अंग्रेजी में कहें तो टॉप मैगजीन्स जो हैं हिंदी की, और भी बहुत सी हैं, लगभग सभी पत्रिकाओं में आप प्रकाशित हुए हैं। अखबार भी हैं बहुत सारे इस लिस्ट में। और पटना दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। पुरस्कार और सम्मान का जहां तक सवाल है, गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा 2020 में 80 देशों के 350 सम्मानित कवियों के बीच आपने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। आपकी जो कृतियां प्रकाशित हैं, कविता संग्रह आपके जो हैं, खोई दुनिया का सुराग, बीत चुके शहर में, कविता के विरुद्ध, शब्द चुक गए थे जहां, जहां कोई बिल्ली आपका रास्ता नहीं काटती, कि बजती रहे सांकल, और योगेंद्र कृष्णा प्रतिनिधि कविताएं, ये आपकी आपके कविता संग्रह हैं। मेरा ख्याल है बजती रहे सांकल अभी अभी आया है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और निबंध संग्रह आपका है कवि का गद्य, योगेंद्र कृष्णा की काव्येतर चिंताएं इसका शीर्षक है। अनुवाद की किताबें हैं आपकी, गैस चेंबर के लिए कृपया इस तरफ, नाजी यातना शिविर की कहानियां, ये ताद्युश बोरोस्की की कहानियों का हिंदी अनुवाद है। और एक और अनुवाद की किताब है, संस्मृतियों में तोल्स्तोय। और एक उपन्यास आपका आपका आने वाला है, चलो कि अब लौट चलें। आपकी दो किताबें अंग्रेजी में भी हैं। एक तो कविता संग्रह है लव इन पोस्ट स्क्रिप्ट, ये पोएट्री कलेक्शन है। और एक नावेला है, लघु उपन्यास अंग्रेजी में, द होल एंड सोल। तो काफी कुछ काम आपने किया है योगेंद्र जी। ये जो काव्येतर चिंताएं आपकी हैं, कवि का गद्य योगेंद्र कृष्णा की काव्येतर चिंताएं, तो ये कौन कौन सी चिंताएं हैं जो हमें हमारे लिए भी चिंता का विषय हो सकती हैं, जरा बताएं। ये दरअसल निबंध का संग्रह है, निबंधों का संग्रह है, और उसमें कई तरह की कई विधाओं में है वो। जैसे समय समय पर मैं जो लिखता रहा कविताओं के अतिरिक्त, और प्रकाशित होती रही जर्नल्स में, अखबारों में, वो एक जगह संग्रहित किया गया है।
इसमें आपको समसामयिक चिंताएं हैं, समीक्षाएं हैं कुछ पुस्तकों की जो मुझे बहुत अच्छी लग गई, फिल्म और सिनेमा और रंगमंच पर भी टिप्पणियां हैं, कुछ समीक्षाएं हैं जो खासकर मैं मुंबई प्रवास के दौरान पृथ्वी थिएटर और NCPA वगैरह में जाकर के देखने का मुझे बहुत शौक रहा। उनमें से जो बहुत अच्छी लगी उन पर मैंने विस्तार में लिखा है, वो भी छपी पत्रिकाओं में और फिर यहाँ संग्रहित। यही तो है चिंताएं हमारी। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो और भी गम है जमाने में कविता के सिवा, तो इस तरह का कुछ कलेक्शन है ऐसा लगता है। तो योगेन जी अब कविता पाठ शुरू करें। आपकी कविताएं मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ या मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अलग से पहचानी जा सकती, कम से कम मैं तो देख के समझ जाता हूँ कि आपकी है, आपका एक खास एक शिल्प है या तरीका है कहने का। योगेन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा माइक नजदीक रखें तो अच्छा रहे। माइक तो ऑन है ना? ऑन है, थोड़ा सा आवाज कम है, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा पास में कर लीजिएगा थोड़ा सा जी। आप देखिए। हाँ अभी ठीक है, बेहतर है जी। मैं शुरू एक कविता से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी आपने गैस चैम्बर के बारे में देखा, एक अनुवाद था हमारा गैस चैम्बर के लिए कृपया इस तरफ। तो वो नाजी यातना शिविर की कहानियां हैं तादिश बोरोवस्की की। बोरोवस्की खुद जो है सो यातना शिविर में एक बंदी रहे थे, और लेकिन वो सर्वाइवर थे, होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स में एक थे। उसके बाद उन्होंने बाहर आने के बाद ये कुछ कहानियां अपने अनुभव पर आधारित, वहाँ के भयावह अनुभव पर आधारित लिखी थी। मैंने इसे अंग्रेजी में पढ़ा था और बहुत ही जचा था। हिंदी में यह नहीं था उपलब्ध, मैंने सोचा हिंदी में अनुवाद इसका होना चाहिए, ऐसे भी विषय होना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए, तो ये आपने जरूरी काम किया। तो इस कविता में उसके भी कुछ दृश्य, कुछ बिंब आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने इसका लिख दिया। ये पहली कविता जो मैं सुनानी है। जी स्वागत। शीर्षक है गिरने की जगह। मैं ढूंढना चाहता था इस पृथ्वी पर बेशुमार गिरे हुए बेहिस बेहया लोगों के बीच अपने लिए भी गिरने की थोड़ी जगह। जहां भी देखा जिंदा लोगों के बीच हर जगह गिरने की होड़ मची थी कि कौन किससे ज्यादा गिर सकता है। भर गई थी पृथ्वी की सारी खाली भरी जगहें, यहाँ तक कि नदियां, पहाड़, जंगल, घाटियां, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, स्कूलों, मदरसों, न्यायालयों, संसद सभाओं को जाती सड़कें, पगडंडियां, और मैं लड़खड़ा था, मुंह बाए खड़ा रह गया था गिरे हुए लोगों के बीच, मुंतजिर उन पंक्तियों में जिनका गिरना अभी बाकी था। आसमान तक उठती उन सीढ़ियों की तलाश में वो गिरे थे, आत्महीन, अपनी ही बेइंतहा महत्वाकांक्षाओं के बोझ से। आजू बाजू गिरे अपने ही पड़ोसियों, परिजनों के प्रति हिकारत, घृणा और जुगुप्सा के से सरशात वो गिरे थे दलदल में फंसी ऊंचाइयों की तलाश में। क्या बात। नई सभ्यता की पतनशील खेप के लिए बजबजाते कीचड़ में लिखड़ कर जीवन संवारने का जादुई कोई वैश्विक मंत्र उच्चारते हुए वे गिरे। फिर भी दुखांत किसी ग्रीक नाटक का दृश्य नहीं था यह स्वर्ग से आदम और ईव का पृथ्वी पर गिर चुकी कौमों के बीच आलिंगनबद्ध गिरना। नहीं था यह आदमी और आदमी के बीच जमी बर्फ का पिघल कर गिरना। नहीं दो मुल्कों के बीच दिन ब दिन ऊंची होती दीवार का अचानक टूट कर गिरना। और नहीं नाजी गैस चैम्बर में गैस प्रक्षेपण के बाद का भयावह कोई दृश्य था यह, जहां आत्मीयता और उम्मीद की कुछ बारीक चिंदियां तमाम बर्बरताओं क्रूरताओं के बावजूद
अंधेरे में जुगनुओं की तरह शेष थी। ठसाठस भरे गैस चेम्बरों में जगह नहीं छोड़ी थी नाजियों ने उन्हें गिरने की। बहुत मार्मिक कविता है। गैस चेम्बर कुछ इस तरह बना हुआ था, मालूम होगा आप लोगों को भी, कंजस्टेड रहता था। कि सिर्फ खड़े रहने की जगह वहां मिल सकती थी। और गैस चार्ज करने के बाद कुछ देर के बाद जब खोल कर देखा जाता था तो तमाम लाशें खड़ी मिलती थी, एक दूसरे से लिपटे हुए, क्योंकि गिरने की जगह नहीं थी। ठसाठस भरे गैस चैम्बरों में जगह नहीं छोड़ी थी नाजियों ने उन्हें गिरने को। लोग मरकर भी खड़े थे एक दूसरे का हाथ थामे, गले में बांह डाले, जैसे जीवन में वैसे ही मरकर एक दूसरे का संबल बन आने वाले समय को जरूरी उम्मीद और भरोसे का गोपन कोई सुराग सौंप। जिंदा कौमें जहां जहां गिरी थी बंजर पड़ गई थी धरती, सूख गई थी नदियां, जल गए थे जंगल, पहाड़ों से लौट गई थी सारी ऋतु। घाटियों ने ओढ़ ली थी चुप्पियां, अब नहीं गूंजती थी वहां संकट में पुकारे गए शब्दों की प्रतिध्वनि। ऐसे ही माकूल बंजरों ने जगह दी होगी दुनिया भर के तानाशाहों को बेरोक टोक फैलने पसरने की। लेकिन मरकर भी जो खड़े रहे एक दूसरे का हाथ थामे, चूमते हुए एक दूसरे की लाशें, उनके पक्ष में अचानक खिल उठे थे मुरझा रहे दुनिया के फूल सारे। क्या चमत्कार की तरह उगे इन फूलों ने ही प्रेत की तरह पीछा किया होगा तानाशाहों का, और गहन अवसाद में हिटलरों ने की होंगी आत्महत्या। बहुत विचलित कर देने वाली कविता है, बहुत ही मार्मिक। दूसरी कविता सुना रहा हूँ। इस नाम से पुकारूं तुम्हें। स्वागत। अब इतने दिनों बाद कहाँ ढूंढूं, किस नाम से पुकारूं तुम्हें। बहुत कुछ बदल गया है इस बीच, तुम्हारे शहर की तरह कहीं तुम्हारा नाम भी तो नहीं बदल गया हो। दरअसल औरों की तरह कोई नाम भी कहाँ था तुम्हारा। हम लोग तुम्हें तुम्हारे शहर से जानते थे, जैसे तुम्हारे यहाँ अमरूद का नाम इलाहाबादी था, जैसे मेरी एक मौसी बीकानेर वाली थी, वैसे ही हमारे लिए तुम इलाहाबाद वाली थी। प्रयागराज तो तुम्हें जानता भी नहीं अब तक। इलाहाबाद में जानने वाले बहुत लोग थे तुम्हारे, अब एक अजनबी शहर में कैसे रहोगी तुम अकेली। मेरा गांव भी तो अब मेरे लिए अजनबी हो ही गया। पैदा हुआ था मियाँ का बाड़ा में और अब इसे लोग महेश नगर कहते हैं। तुम भी तो मुझे मियाँ का बाड़ा कहकर ही पुकारती थी। भोले भाले लोगों के लिए वैसे भी अब किसी नए शहर में रहना कठिन हो चला है, और उस पर तुम तो एक लड़की भी हो। वो तो हमारी जिद थी कि तुम मुझसे मिलने पहली बार इतनी दूर आने वाली थी, और मैंने ही तुम्हें बार बार ताकीद की थी खिड़की के बाहर जरूर देखती रहना, मियाँ का बाड़ा फॉल्ट पर उतर जाना। ट्रेन आई और गुजर भी गई, मैं प्लेटफॉर्म पर बदहवास इंतजार करता रहा और तुम मियाँ का बाड़ा ढूंढती गई। बदहवास राज दरबारियों की जिद के आगे हमारी तुम्हारी बदहवासी और जिद का कोई मोल नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आवाज कुछ कम आ रही है क्या? नहीं ठीक है, थोड़ा सा माइक नजदीक कर लें और बस, या जो मोबाइल होगा तो मेरा ख्याल आप लैपटॉप पे है ना? लैपटॉप पर है जी। पिता। आप ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं शायद, क्या? नहीं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं। नहीं, ईयरफोन मैंने भी यूज नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा। फिर भी आवाज तो आ रही आवाज है। ठीक है, पर्याप्त है। हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अच्छी है आवाज। पिता ने नहीं सिखाया था मुझे कभी झूठ को सच की तरह बोलना। नहीं बताया था कभी कि सच बोलने पर मारे भी जा सकते हो एक दिन। इतना बौद्धिक और क्रूर नहीं था उनका समय कि सड़क किनारे कृष्ण राम मोची की दुकान पर राम रहीम के साथ चाय पीते, ताश खेलते, हंसते बतियाते उन्हें महसूस होने लगे कि वे कितने क्रांतिकारी थे।
नहीं कहा कभी मुझसे कि ऐसे जियो जीवन के जैसे जीता हूं मैं, कि वैसे ही मरना जैसे मैं मरूं। नहीं बताया कभी कि पुरानी से पुरानी चीजें बीज बनकर रचती हैं पृथ्वी को फिर से नया। पिता बस बीज बन गए थे। अब जब भी मैं अपने आसपास पृथ्वी पर उगता हुआ कुछ भी हरा देखता हूँ, ताकि स्मृतियों से खुद को भरा दे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय अगर नहीं होगा तो मुझे बता देंगे आप। समय है अभी 5 मिनट। एक कविता है, शीर्षक है बंजर में ताली। हमारे बंजर मंसूबों पर उगने के पहले मर जाना चाहती हैं कोपली। समंदर की मछलियां भी सतह पर फेंकी गई तुम्हारी रोशनी और अजनबी चेहरों से घबराने लगी। सजर के सूखे पत्ते पुकारते हैं हवा को, नहीं बची मेरे लिए गिरने की कोई जगह और न वजह। नगाड़ों के अनर्गल शोर में परिंदे भी जहां रात भर जागते हों इस कदर। सिर्फ आदमी ही आदमी विशालकाय दिखते हों जहां, और बाकी सब कुछ हो गए हों दर बदर। नहीं रहना मुझे फूल मालाओं से लदी खचाखच भरी इस महफिल में। सारी कुर्सियां हो जहां खाली, नहीं दिखता हो चेहरा कोई, फिर भी बजती रहती हो हरदम ताली। एक और कविता देखें, चिंताएं। लोगों के पास ढेर सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं थी। भाड़े पर फ्लैट देने के पहले क्या पूछा नहीं जाना चाहिए था कि वो अकेली क्यों है, उसके माँ बाप कौन और कहाँ है। ऐतराज था लोगों को कि वो अकेली है और घर तो घर, सार्वजनिक मंचों पर भी गाती है गाना। परेशानी यह भी थी वो सिर्फ गाना गाती थी, बाकी लोगों की तरह कुछ और नहीं करती। जैसे कि रोटी बनाना, किसी बात को लेकर दूसरे से उलझ जाना, या अकेलेपन की उदासी में अक्सर बिसूरते रहना। अमूमन अकेली लड़कियां जैसी होती हैं, आखिर वैसी क्यों नहीं थी वह? कोई तो राज होगा। लोगों ने एक लड़की को खुद में खोया मस्ती में सीढ़ी लोगों ने एक लड़के को खुद में खोया मस्ती में सीढ़ियां उतरता कोई गीत गुनगुनाते देखा है, जो उसे हर दिन खाना पहुंचाने आता है। खाना देकर बाहर से ही विदा हो लेता है। अजीब बात थी, लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी, और वह अपनी बिरादरी की अकेली लड़कियों को ठेंगा दिखाती हुई मंचों पर गाना गा रही थी। कुछ इस तरह कि जैसे उसे और कोई काम ही न हो। किसी अन्य माले पर एक महिला है जो सिर्फ खाना बनाती है। उसके व्हाट्सएप पर खाना ऑर्डर करते हुए किसी को ऐतराज नहीं था कि वो आखिर सिर्फ खाना क्यों बनाती है। ऊपर माले पर एक लड़का भी अकेला ही रहता है। कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी की उसके बारे में जानने की, उसके कमरे में बत्ती रात भर क्यों जलती है। इसी सोसाइटी में एक बच्ची भी है जो हमारे और आपके यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन करती है, लेकिन किसी की भावनाएं कभी आहत नहीं हुई कि हमारे संपन्न घरों में कोई दुबली सी लड़की सुबह शाम आखिर हवा में क्यों डोलती है। बहुत खूब, बहुत खूब। सभ्य हत्यारे करके 2 कविताएं हैं। एक, हत्यारे अब सफेद कॉलर में सरे आम पहचान के बाहर आने लगे। हत्यारे अब सफेद कॉलर में सरे आम पहचान के बाहर आने लगे हैं। हमारी कमाई रोटियां अपनी झोली से निकाल हमें ही खिलाने लगे। सभ्य जुबान में बच्चों को उनकी पसंद की लोरियां सुनाने लगे हैं। हमारे भरोसे जीतकर हमारी ही जमीन पर अपनी इमारतें उठाने लगे हैं। अपनी गोल गोल बातों में हमें उलझाने लगे हैं। हमारी भाषा में हमारी पसंद का कोई गीत गुनगुनाने लगे। वे हमारे शहर में हथियारों की अलग सभ्यता बसाने लगे हैं। वे हमारी ही जुबान में आदमी कहलाने लगे। क्या बात है। 2, हथियारों ने हमारी दुनिया से बदल ली है अपनी दुनिया।
बदल लिए हैं सभ्यता के नए प्रतिमानों से अपने जंग लगे पुराने हथियार। बांचने लगे हैं कुरान और भागवत कथाएं, खड़े हो गए हैं मंदिरों और मस्जिदों के द्वार या मेलों के घाट पर। वे हमारा ही चेहरा पहने खड़े हैं जंगलों, पहाड़ों और नदियों के दोनों घाट पर। खोल रखी हैं हमारी ही मनपसंद पकवान, सौंदर्य प्रसाधन और खिलौनों की दुकानें। बेचने लगे हैं गांधी, टेरेसा, मंडेला, मार्टिन लूथर और बुद्ध के मुखौटे। जुलूसों, पंचायतों और संसद सभाओं में वे उपस्थित होने लगे हैं हमारे ही किरदार में। दोस्तों, परिजनों की आंखों में जब नहीं रहे आंसू, वे आने लगे हैं हमारे मरघट और कब्रिस्तान में। एक कविता, एक दो कविता के बाद मैं कंक्लूड करता हूँ। भला आदमी। मुझे आलोक धनवा के उस भले आदमी की तलाश है, और इन दिनों यह तलब बढ़ती ही जा रही है। वह भला आदमी जिसकी एक रेल हुआ करती थी, तो उसकी माँ की ओर जाती थी, सीटी बजाती हुई धुआं उड़ाती। बहुत तलाश के बाद इस नए जमाने में जो भी भला आदमी मुझे मिला, उसके हाथ में एक मोबाइल था, लेकिन उसकी माँ का नंबर जरूर था, जिसे वह महीने में एक आध बार मिला लिया करता था। और उसके पास कोई रेल तो नहीं, पर एक हवाई जहाज जरूर मिला, जिसमें उसकी महत्वाकांक्षाएं और आत्मरतियां देश के बाहर उड़ान भरा करती थी। लेकिन जहां उसकी माँ रहती थी, वहां कोई हवाई जहाज नहीं उतरता। वहां से एक रेल जरूर गुजरती थी, और जितनी बार गुजरती थी, वो अपनी जर्जर कोठरी का खटखटाता दरवाजा एक टक देखती, फिर शांत हो जाती। आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ, एक उदास धुन। चूल्हे में बच रही अब आंच नहीं, बस आग है। नदियों में पानी नहीं, सभ्यता का झाग है। जैसे कि पेड़ों के नीचे भी छाया नहीं, थके मुसाफिर की धूसर सफेद आह। कोई हासिल नहीं पहाड़ों के शिखर, बस ऊंचाइयां हो जैसे, नदियों की सतह पर हमारी परछाइयां हो जैसे। उदास है समंदर और चीखता हुआ पहाड़ है, घाटियों में गूंजती अब नहीं कोई आवाज है। जंगलों में लगा दी तुमने, सभ्यता की आग है। बाग में बसंत और सड़कों पर फाग है, ऊंट पर बैठा बोल रहा सफेद काग। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अलग तरह की कविताएं रही। और प्रशांत सर, जी बोलिए बोलिए साहब। योगेंद्र सर को सुनकर मुझे लगा कि मैं धूमिल को पढ़ रहा हूँ, या जी उनकी कविताएं किसी के माध्यम से सुन रहा हूँ। योगेंद्र जी की जो पहली कविता थी, गिरने का विषय उसमें था, और जो स्थितियां थी गैस चैम्बर में, बहुत एक टाइट पैक्ड परिस्थिति में लोग खड़े रहते थे और मरने के बाद भी खड़े रहते थे, मरने के बाद भी नहीं गिरे, और जो जिंदा लोग बाहर हैं उनके गिरने की कोई हद नहीं थी। तो ये व्यंजना जो है वो बहुत ही जबरदस्त मुझे लगी, तो मुझे लगा कि ये रेखांकित करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय योगेंद्र कृष्णा जी, इन बहुत ही मर्मभेदी कविताओं के लिए। अब मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय उमाशंकर सिंह परमार जी को। बहुत छोटा सा परिचय है आपका, और काम, पढ़ना लिखना, समाज सेवा, किसान आंदोलन से जुड़ा बहुत छोटा है उनका, लेकिन नहीं, काम बहुत बड़ा है, और उन्होंने अब देखिए जितना मुझे दिया है मैं उतना ही कहूंगा। जी, और जो मतलब की बात है वो तो है ही, उसमें आप आलोचना, कविता और सामाजिक विषयों पे लिखते हैं, और पुस्तकें आपकी तो बहुत सी हैं, आलोचना की ही हैं ज्यादातर। प्रतिपक्ष का पक्ष, सुधीर सक्सेना प्रतिरोध का वैश्विक स्थापत्य, समय के बीच शब्द, पाठक का रोजनामचा, कविता पथ, सहमति के पक्ष में, हिंदी आलोचना, अच्छा नहीं सॉरी, सहमति के पक्ष में आलोचना, ये पूरा नाम है किताब का, और हिंदी आलोचना, परंपरा और प्रतिवाद, कविता का काव्य शास्त्र, छायावाद, सुधीर सक्सेना की लंबी कविताएं, असहमति के विरुद्ध,
ये जो आखिरी की जो किताब है ये अभी आने वाली है, तो इस तरह से करीब 12 किताबें आपकी आलोचना की हैं। बहुत काम किया है आपने, और संपादन भी किया है आपने मलय रचनावली का 6 खंडों में, और महेंद्र भटनागर रचनावली 7 खंडों में। और बाकी जो रिसाले हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें तो आप जो मुख्य पत्रिकाएं हैं सब में प्रकाशित होते ही रहते हैं। उद्भावना, पाखी, चिंतन, देशाकृति और दुनिया इन दिनों, वर्तमान साहित्य, लहक लम्ही, जन संदेश, टाइम्स, रेवांत, पुनर्नवा, वसुधा, मुक्ति चक्र वगैरह, कक्षाट, बहुत सारी कविता जो पत्रिकाएं हैं जहां आप लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। और संपादन भी आपने किया है आलोचना की एक पत्रिका लोक विमर्श है, जिसका आप नियमित संपादन कर रहे हैं। और साथ ही विजेंद्र जी द्वारा स्थापित जो है कृति और, इस पत्रिका के भी आप संपादक हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा दायरा है आपके काम का, बहुत योगदान है। और मेरा ख्याल है कि उम्र के हिसाब से आपने बहुत ज्यादा काम किया है। उमाशंकर जी, बधाई आपको और स्वागत कि आप अपना विचार व्यक्त करें। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत एक और आभार। थोड़ा एक और चीज है कि सोशल मीडिया पर भी आपका बहुत काम है। ब्लॉग्स आपके बहुत से रहे हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम भी आप बहुत करते रहे हैं, जिसमें कविता को लेकर और आलोचना को लेकर आपने बहुत सारा प्रशांत, काम अगर किया। इजाजत हो आप लोगों की तो मैं एक कप चाय पी लूं। नहीं, चाय तो पी सकते हैं, ऑनलाइन का यही फायदा है कि घर में आप और ये तो शाम का समय है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी ये है कि तीसरी बार गर्म होके आई है, जी जी बहुत बढ़िया। नहीं, आप लीजिए, आप चाय लीजिए, कोई बात तो नहीं। उसके हाँ, बाद उसके उमा बाद नहीं, जाने का। चौथी बार की उमाशंकर जी स्वागत है, आप आइए सर। धन्यवाद प्रशांत जी। और आदरणीय योगेंद्र कृष्णा जी और सुल्तान जी, दो कवियों का आज आपने कथा पाठ करवाया, उन्होंने उर्दू में, और योगेंद्र जी हिंदी के तो जाने माने कवि हैं, 90 के दशक के एक स्थापित धारा के कवि हैं। 90 का दशक इसलिए उन्हें कहा जाएगा कि उनका जो पहला कविता संग्रह आया था, खोई हुई दुनिया का सुहाग और शहर, तो उस समय जो 90 के दशक में जब नव उदारवादी और नई आर्थिक नीतियां जब आई थी 90-91 के दौर में, तो इसके परिणामों के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं। विरोध तो हो रहा था, आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। उस दौर में योगेंद्र जी 90 के दशक की जो मुख्य चिंतन धारा रही मोहभंग की, विशेष करके लोकतंत्र की संस्थाओं में कि आजादी के बाद हमें जो मिला वो सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, और दूसरा एक हिंसा की। 90 का दौर हिंसा का भी दौर है, तो हिंसा का व्यापक स्तर पर प्रतिरोध योगेंद्र जी की कविताओं में, उनके कविता संग्रहों में, आज तक के कविता संग्रहों में अभी जो आया है इनका चयनित कविताएं, और चयन किसने किया हम नहीं जानते, लेकिन ये पक्का है कि हिंसा के विरोध में जो उनका एक मुख्य चिंतन धारा रही, कविता का केंद्र बिंदु रहा, उसी टाइप की कविताओं को वहां भी रखा गया है। योगेंद्र जी के लिए जैसा इन्होंने कहा कि धूमिल को जैसे मैं पढ़ रहा हूं, दरअसल योगेंद्र जी धूमिल से इस बात में अलग है कि धूमिल किसी भी चीज को आदेश रूप में कहने के आदि, उनके अंदर आदेशपन इतना अधिक था कि उनका आक्रोश भाषा की तहों में दब जाता था। इसलिए उनकी जो कविता है मारकता में तो प्रभावी होती है, लेकिन उसका असल दीर्घजीवी नहीं होता है। योगेंद्र जी में क्या है, इनकी रुलावट ही आक्रोश की, और आक्रोश इसलिए क्योंकि ये हिंसा का प्रतिरोध कर रहे हैं, और उस हिंसा को आप एक रूप में नहीं ले सकते हैं कि वो एक
एक हिंसा जो कि समाज में दंगा हो रहा तो केवल उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इनका जैसे मैंने कहा कि ये अहिंसा का, इनकी जो हिंसा के प्रतिरोध का जो रूप है बहुआयामी रचनात्मकता से भी है। जब इनका दूसरा ये तीसरा कविता संग्रह कविता के पक्ष में आया था, हम तो उसे कविता के पक्ष में कहते हैं, कविता के विरोध में नहीं कहते, उसकी पहली कविता है कि फूंक दो कविता के ठिकानों को जहां प्रतिरोध की बू आ रही। और इस दौर को आप लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। जहां कहीं कभी सम्मेलन होते थे, मारपीट हो जाना, लेखकों को जेल में डाल देना, लेखकों की हत्याएं कर देना, चित्रकारों के चित्रों को जला देना, ये सब हमने देखा है। जैसे कि कविता एक अपने आप में एक खतरनाक चीज हो गई। लेखक तो खतरनाक उसको मानते हैं क्योंकि वो लिख रहा है तो खतर, लेकिन उसकी बदौलत लेखक भी खतरनाक हो गए। तो उस हिंसा को भी योगेंद्र कृष्ण जी लोकतंत्र में जब वो हिंसा की पड़ताल जो तो करते हैं, तो अभी उन्होंने 2 खंडों में सुनाई कि हत्यारे, उनकी हत्यारे कविता के कई खंड हैं। जब हत्यारे गांधी होते हैं, जब हत्यारे उनके है वो खंड उनको पता है, तो उनमें भी वो विचारधाराओं के अंदर छिपी हुई और हिंसा को उजागर करते और सारी विचारधाराओं को बौना साबित कि हिंसा ने हमारी प्रतिबद्धता के साथ साथ, मनुष्यता के साथ साथ हमारी विचारधाराओं को भी बौना कर दिया, सबके अधूरेपन को दिखाती है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधूरेपन को दिखाती है। और उस हिंसा से जो पीड़ित है, जैसे कि प्रकृति, नदी, गांव, पक्षी, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाती है, उनकी कविताओं में है ये। आप अगर जाएंगे तो जैसे मुझे धुंध है, नदियां जो कहती है, उनकी जो कविता संग्रह कविता के विरुद्ध, उसमें ऐसी छोटी छोटी कई कविताएं हैं जहां की इनकी प्रकृति के प्रति एक आंतरिक लगाव, आत्मीयता का लगाव। आत्मीयता तो खैर प्रतिरोध के मूल में होता है, प्रतिरोध का मूल जो सौंदर्य शास्त्र है वो आत्मीयता में ही है। अगर आत्मीयता नहीं है तो प्रतिरोध आपका घोषणा हो जाएगा, हथियार विहीन हो जाएगा, धार विहीन हो जाएगा। जब हमारे अंदर अपनी संरचना के प्रति, लोक के प्रति, हमारे आसपास उपस्थित लोगों के प्रति आत्मीयता होती है, तो उन लोगों को, उस लोक को, उन वस्तुओं को, उन संरचनाओं को जब कोई संकट आता है, खतरा उत्पन्न होता है, तब हमारे अंदर प्रतिरोध की भावना जागृत होती है। अगर ऐसा नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो प्रतिरोध आपका उल्टा हो जाए। तो वो जिस आक्रोश में योगेंद्र कृष्ण जी बात करते हैं, जिस आवेग में करते हैं, उसमें भाषा अपनी मर्यादा को कहीं खंडित नहीं करती, आदेश नहीं होते। आक्रोश है, आवेग है, और जो पाठक है वो उनके आक्रोश में ही जा करके अपनी एक आधार ही, ये एक आधारभूत चिंतन खोज लेता है। हालांकि योगेंद्र जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले की, आमने सामने, खैर हम दोनों 2-3 दिन साथ रहे और काफी दिनों से संवाद हो रहा है, हम उनको बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन इनसे अगर आप मिलिए, इनके व्यक्तित्व को देखिए, तो सादगी, सरलता, आत्मीयता और सहजता इनके व्यक्तित्व का निर्माण कर। बातचीत में, असहमति में भी योगेंद्र जी की न तो आंखों में न भाषा में कभी आप आक्रोश नहीं देखेंगे। आदमी इनसे मिलेगा तो सोच नहीं सकता कि ये कविता इनकी लिखी थी। जितना इनके अंदर, जितना इनके व्यक्तित्व में सरलता है, उतना ही इनके अंदर द्वंद्व है, जटिलता।
और जब कविता में आते हैं तो वो द्वंद्व और जटिलता आक्रोश की प्रवाहशील एक खड़बड़ाती हुई धारा में तब्दील हो जाता है। जटिलताएं क्यों हैं? ये क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? इसका कारण है कि वो जहां पे रह रहे हैं और जिस समाज में रह रहे हैं उसका वो अनुभव कर रहे हैं। हम तो, मैं जो तो मानता नहीं कि वो एक्टिविस्ट हो सकते हैं, पर लेकिन ऐसी कविताएं एक्टिविस्टों की। एक्टिविस्ट माने जो कार्यकर्ता होता है, लड़ाकू होता है, मोर्चे पर रहता है, एक हरावल दस्ता होता है, एक हमारा नेतृत्व करता होता है। योगेंद्र जी एक्टिविस्ट है या नहीं है मैं एकदम नहीं जानता, लेकिन भाषा और आक्रोश जो भी देखेगा एक्टिविस्ट कहेगा। लेकिन जब इनके व्यक्तित्व को देखते हैं, इनकी अंतः निर्मित को देखते हैं, ये जो इनके व्यक्तित्व के जो अंतर कारण है, तो कहीं से नहीं लगता कि आदमी ऐसी भी करता है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ऐसे विषयों में लिखना, इसमें सबसे बड़ा संकट होता है तात्कालिकता का। हमने देखा कि भूकंप आ गया, 1 सैकड़ा कविताएं आ गई, तूफान आ गया, कविता आ गई, निर्भया कांड हुआ, लो कविता, ये कुछ हो गया, लो कविता। योगेंद्र जी के अंदर कहीं ऐसी कोई कविता नहीं जो तात्कालिक कविता होती है, तो वो अखबार की न्यूज की तरह रहती, एक सुगठित न्यूज होती है। अखबार में जब तक न्यूज रहेगी, टीवी में जब तक विशेष कार्यक्रम रहेगा, तब तक वो कविता रहती है। न्यूज खत्म तो कविता खत्म। योगेंद्र जी की कविता में तात्कालिकताएं इतने अच्छे एक्टिविस्ट की, इतने अच्छे आक्रोश में सामयिक और अपने समय को उकेरते हुए, अपने समय के मुठभेड़ों को सामने लाते हुए कवि की कविताओं में कहीं तात्कालिकता नहीं। यह बात बहुत आश्चर्यचकित करने वाली। इनकी कोई भी कविता, चाहे हत्यारे गांधी होते हैं या हत्यारे वो होते हैं, इनकी कोई भी कविता उठा लीजिए, आप कह ही नहीं सकते हैं कि यह हमारे समय की कविता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इधर के योगेंद्र की रचना को देखा जाए तो ये होता है कि ये 90 के दशक का कवि है, ये तो आज का कवि। क्योंकि जो इनके साथ के कवि हैं 90 के दशक के, वो आज भी वहीं तक बैठे, उससे वो टसमस नहीं हुई है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके विषय, उनके आसबाब उसी दशक में बैठे हुए हैं। और ये कवियों में होता है जो अपने समय के वैचारिक अंतर विरोधों को नहीं देखता, अपने समय को नहीं देखता, बस केवल लिखता है, तो उसकी संवेदनाएं पुरातन होती जाती है। उनके अभिव्यक्ति के जो ढंग है वो भी उनके वही रहते हैं जो उन्होंने अपने टाइम में उसका प्रयोग किया है। ऐसे कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है जो आज भी अपने दशक में बैठे हुए हैं, अपने आप को दोहरा रहे हैं, आज तक अपने आप को समकालीन एकदम नहीं करते। दूसरे हमारे जो कवि रहे, मैं उर्दू के कवि सुल्तान जी, उन्होंने नज़में सुनाई, अपनी उर्दू की गजलें सुनाई। उर्दू के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हिंदी गजल को मैंने खूब पढ़ा है और खूब अच्छी तरह मैं जानता हूं, और ये उस पर लिखा। उर्दू की जो परंपरा रही, जो मुख्य धारा रही इश्किया शायरी की, ये जिसके नाम से गजल को ही प्रेमी प्रेमिका का संवाद, वो सब कुछ कहा गया, और तो उनकी कविताओं में मुझे खूब दिखा। और मैं जहां तक देखता हूं कि इनकी लेखन में उर्दू के जो महान शायरों का प्रभाव है, विशेष करके चाहे उन्होंने चाहे उल्था लिया हो या कहा जाए कि उनका ज्यादा असर रहा हो। अब जैसे कि निदा फाजली जी, उनसे भी मेरी मुलाकात है और उनका देहांत 16 में हुआ था।
तो उसी समय इन्होंने कहा था हरदेश जी ने कि निदा फाजली पर आप लिखिए, आपसे तो उनकी मुलाकातें बातें हैं। तो मैंने एक मतलब उन पर लंबा सा लेख भी लिखा था, और एक लेख मैंने वालों के साथ रहते उसके थे लिए, निदा साहब, हाँ हिंदी हाँ, वालों के साथ रहते और हाँ, तो उनका एक गजल संग्रह है मेरे पास, उसका नाम है खोया हुआ सब कुछ। थे। जी जी। उसी में ये उनकी है एक तो गजल कि आदमी में होते हैं ये 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, है ना, ये उन्हीं में। तो उसी में एक उनकी एक और है गजल, इंसान में हैवान है यहाँ भी वहां भी, अल्लाह निगहबान है यहाँ भी वहां भी, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, शहरों में बयावान है यहाँ भी वहां भी, आखिरी बंद उठता है दिलो जहां से धुआं दोनों तरफ ही, और एमीर का दीवान यहाँ भी वहां भी। तो इतना अच्छा जो इसका कॉम्बिनेशन है, मतला है, मक्ता है, इन्होंने अपने तरीके से इधर भी उधर भी उधर भी इधर भी। तो ऐसा मुझको लग रहा है कि ये तो निदा साहब की बिल्कुल फेमस गजल है, और अच्छी गजलों में शुमार है, उनका वो संग्रह ही बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने जो इश्किया पर, शायरी पर जो बात किया, वो भी मुझे बहुत आकर्षक लगा अगर उसके दृष्टिकोण से देखें। बस यही कि आज मुझे ये मालूम चल रहा है कि उर्दू गजल अपने इस समकालीन समय में, जहाँ की हिंदी गजल अपनी लोकल भाषा को लेकर के, लोकल लैंग्वेज को लेकर के, गली ऊंचों में की भाषा में, मजदूरों की भाषा में कही जा रही है, गाई जा रही है, और हिंदी की गजल आज पर्यावरण को लेकर के, क्रोध को लेकर के, और विरोध को लेकर के, और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, सामूहिक संस्कृति को लेकर के, और ये दहशत गर्दिशी को लेकर के आज हिंदी गजल बहुत बड़ा प्रहार कर रही है, और उसके आसबाब भी नए हो गए। आप नहीं सोच सकते कि हिंदी गजल ने अपनी उन सारी चीजों को जो दुष्यंत कुमार ने आरंभ किया, जो आपके ये उनके पहले भी जो निराला में, शमशेर बहादुर सिंह में जो असबाब होते थे, वो सारे असबाब आज ये एकदम से छूट चुके। असबाब सबसे बड़े द्योतक होते हैं, उसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है एक प्रकार से अप्रस्तुत विधान, अप्रस्तुत विधान। और हमारी उर्दू में आज भी जैसे कि दर्द है, गैर, धड़कन, गेसू, जुबान, होठ, स्मृतियां, और ये सब लरजते, गरजते, तरसते, इस तरह की जो अन्य शब्दावलियां हैं, तो मुझे कुछ नएपन का उनमें कोई एहसास नहीं हुआ है। और एक प्रकार से जो उर्दू की ट्रेडिशनल, परंपरागत एक जो धारा है, जो सोच है, तो शायद यही हो सकती है हमारी इश्किया शायरी की। और उस अब ये चूंकि उर्दू में जो इश्किया शायरी होती है, उसका भी अपना एक अलग महत्व है, एक अर्थ है। उर्दू में प्रेम का महत्व है, प्रेम की पीड़ा का महत्व है, दर्द का महत्व है। और इसी अपने दर्शन के कारण जब हमारी हिंदी में सूफीवाद आया, जायसी लोगों ने जो लिखी, तो सब उन्होंने प्रेम कहानियां लिखी, और जो अच्छी अच्छी प्रेम कहानियां हैं तो सब लगभग ही हमारी अरबी फारसी में ही लिखी गई हैं। तो हो सकता है कि इस कारण से आज भी उसी चीज का महत्व है, और वो उन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक समय मीर ने, गालिब ने, शौक ने प्रयोग किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और योगेंद्र जी से बहुत दिन बाद आपने मुझको मिलवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो इनके दर्शन के लिए कभी कभी तरस जाते हैं, व्यस्तताएं इतनी होती हैं कि फोन से भी संवाद बहुत अल्प समय का हो पाता है। आज आपसे मुलाकात हुई सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस माध्यम की खूबसूरती है कि बिछड़े यार मिल जाते हैं कई बार। और आप योगेंद्र जी के नेचर की बात कर रहे थे, मेरी भी मुलाकात उनसे है। जितनी मुखर और प्रखर उनकी कविताएं हैं, वो उतनी मितभाषी। मैंने उनसे कहा भी था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपसे क्या बात करूं, इतना कम बोलते हैं। लेकिन कविता के तेवर तो हम देख रहे हैं। इस संकट से हर आदमी जूझ रहा है। जो योगेंद्र कृष्णा को पढ़ा है, मिला है, वो सब इस संकट से जूझ रहे हैं।
उमाशंकर जी, असर होता है। जी जी, एक मैं जरा जानना चाहूंगा कि किसानों के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं अपने गांव में जहां आप रहते हैं, बाबेरू है ना, बाबेरू बांदा के पास। हाँ 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 तो हाँ। आपकी जो जल जंगल जल और जमीन के लिए जो आप संघर्षरत हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक हाँ कविता से सर, ज्यादा जरूरी यहाँ शायद इस पर तरह के काम है। जी। जी सर, ऐसा था कि हमारे यहाँ एक दौर था अकाल का। हम्म, अकाल और सूखा का दौर था। बारिशें कम होती थी, लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के गांव घर भाग रहे थे। उस समय हम 8-10 लोगों ने, जो नए नए लोग थे, हम लोगों ने आपस में मिल करके ये सोचा कि अपने यहाँ की प्रकृति को ठीक करने के लिए, सुधार के लिए, और खेती कैसे की जाए और पानी का संचयन कैसे हो, इन सब के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा अखबार यहाँ निकाला। अच्छा। ये, हाँ, ये लगभग 6-7 2006-7 के आसपास। अच्छा। उस अखबार के द्वारा उसका रूप ये उसका मूल्य 1 रुपए होता था, और किसानों से ही लिखवाते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, आपस के लोकल में ही उसको बांटते थे। बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कराए, प्रवासनामा हुआ, उसको फिर थोड़ा व्यापक पैमाने पर पत्रिका के रूप में निकालने लगे। उसी बहाने हुआ कि यार हम लोग आपस में से इतना कर रहे हैं, तो 1 साल में या 2 साल में या 6 महीने में हम लोग बाहर से लोगों को बुलाए, उनका सेमिनार कराए। ऐसा भी हम लोगों ने किया। राजेंद्र यादव जी आए थे सबसे पहले हमारे यहाँ। अच्छा, तब क्या से बात। राजेंद्र यादव जी से परिचय हुआ, और उन्होंने फिर हंस में लेकर के कहा कुछ इसमें लिखिए। और डॉक्टर श्री कुमार मिश्र, उस समय जलेस के अध्यक्ष थे, वो आए थे, तो उनका भी यहाँ पर कार्यक्रम हम लोगों ने कराया। डॉक्टर श्री कुमार मिश्र ने हम लोगों को, जो हमारी टीम थी, जलेस में ला करके साथ, जलेस में आ गए, तो यहाँ के सम्मेलनों में जाने लगे, हम उसके कार्यकर्ता हो गए। पत्रिका का, और जो अखबार था उसका नाम भी बदल दिया, उसको पत्रिका का रूप दे दिया गया। वो काम हमारा होता रहा, टीम हमारी जो तो वही रही। हम सब लोग आपस में बैठते, गोष्ठी करते, और हर 6 महीने में, 2 महीने में लेखकों को बुलाते और कार्यक्रम करते। हमारे बांदा में बड़े बड़े कार्यक्रम हो चुके। हमने मार्क्सवाद और स्त्रीवाद पर संगोष्ठी कराई, मार्क्सवाद और दलित ये चेतना पे गोष्ठी कराई, और लोक विमर्श नामक एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो तो योगेंद्र जी आए थे। उसमें कम से कम 80-90 लेखक आए थे, बांदा में 3 दिन जो तो रहे थे। सब अच्छा, इसी तरह के हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम कराए, और आज भी उसी तरह के हम लोग के चल रहे हैं। हमारे ही देखा देखी बांदा में 2 और अच्छे मीडिया संस्थान आ गए, और उन्होंने अवैध खनन के खिलाफ, भूजल दोहन के खिलाफ खूब अच्छा उन लोगों ने काम किया। उन टीमों में भी हम रहे। उनमें से एक की पत्रिका का भी मैंने संपादन किया है, एक पत्रिका के मेरे दूसरे साथी ने। तो एक अच्छा खासा माहौल यहाँ पर बना, लोगों में चेतना आई, और जो थे अच्छे लोग, किसान लोग आकर के जुड़े, और उन लोगों ने जो किसानी के बारे में काम किया, जल के लिए आंदोलन भी हुए। एक अच्छा खासा तो अच्छा माहौल हो गया है। अब ऐसी कोई समस्या नहीं कि भूगर्भ जल की समस्या है, ये खेती की समस्या है। अब तो इधर है कि अपना जो पाते हैं तो लिखते पढ़ते रहते हैं, गांव में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं। बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि एक कवि या लेखक के व्यक्तित्व की पूर्णता इसी में है कि फील्ड में उतर के कुछ काम करे। अगर संभव है तो, कई बार संभव नहीं होता, ये बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं तो जनता के बीच उतर के किसानों के साथ कुछ काम किया जाए। तो ये आपकी एक एडिशनल उपलब्धि है जिसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा, साहित्य के अलावा। तो इस तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के दोनों कवि, आदरणीय सुल्तान अकबर खान साहब, आदरणीय योगेंद्र कृष्णा जी, और आदरणीय उमाशंकर सिंह परमार जी। आप तीनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे जो 2 संयोजक हैं जो हमारे साथ हैं, हृदय मयंक जी और डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी, उनकी तरफ से भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह से हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
धन्यवाद।